नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। साथियों, पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसकी जो इकाई द्वितीय है, उस द्वितीय इकाई के अंतर्गत जो भाषा विकास को लेकर है, और इसी भाषा विकास की इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है उच्चारण के दोषों के प्रकार को लेकर। उच्चारण के दोषों को प्रकार को लेकर। तो इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने 5 प्रकार के दोषों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो अब शेष रहे बिंदु नंबर 6 के 6 जो मतलब षष्ठम स्थान पर जो दोष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, ये प्रकरण में दे रखा है कि री, ए तथा आ स्वरों का प्राय अशुद्ध उच्चारण। साथियों, री, ए और आ, ये तीन ऐसे स्वर हैं, ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण अशुद्ध तरीके से किया जाता है। और वो उसमें अशुद्ध उच्चारण करने से किस प्रकार की अशुद्धि हमारे सामने देखने को या हमें दृष्टिगत होती है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है शब्द वृक्ष, तो वृक्ष को वृक्ष न बोलकर वृक्ष न बोलकर वृक्ष बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे, वृक्ष न बोलकर इसको वृक्ष बोलेंगे। तो ये शब्द होगी कृष्ण, स सत्गुण वाला स है, मूर्धन्य स है, इसको कृष्ण श है ये, न कि स। तो कृष्ण को कृष्ण न बोलकर कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण। ये हो गया कृष्ण। जिसे लिखा हुआ है पैर को पैर न बोलकर पैर, मात्रा का लोप हो गया। पैर न बोलकर हाथ पैर है, हाथ पैर, तो पैर न बोलकर पैर, मतलब एक ही मात्रा का अशुद्ध उच्चारण हो गया। तो इससे इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है या दोष होता है उच्चारण संबंधी, उसको हम कहते हैं मतलब स्वर संबंधी दोष कहते हैं। अब जो 7वें नंबर का जो दोष है यहाँ पर वो इस प्रकार से है अशुद्ध वर्ण विपर्यय। अशुद्ध वर्ण विपर्यय। अशुद्ध वर्ण विपर्यय क्या होगा कि समान, जैसे इसका जो अर्थ यहाँ पे निकल के आता है विपर्यय का अर्थ कि समान रूप से दिखने वाला। अब अशुद्धि क्या रखी है यहाँ पर? विपर्यय मतलब कौन सा? वर्ण का। तो वर्ण समान रूप से दिखेगा, तो वर्णों का यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग कैसे कर रहे हैं? जैसे एक ही शब्द के 2 वर्णों का उल्टा सीधा प्रयोग करना। भाई 2 वर्ण देखें, एक शब्द देखा है, उस शब्द में जो वर्ण दिए गए हैं उनके समान दिख तो रहे हैं, लेकिन उनका उल्टा सीधा प्रयोग करना। जो वास्तविकता में दे रखा है उसका उसी रूप में प्रयोग ना करके अपने अनुसार उल्टा सीधा प्रयोग करके भाषा में उच्चारित करना। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो शब्द विपर्यय कहलाएगा। जैसे कि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिसको हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो उसका नाम है लखनऊ, और तो उसका उच्चारण किया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा नकलऊ, जो कि एक विपर्यय अशुद्धि है। जैसे हम बोलते हैं मतलब, किसी का तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय दिखाने के लिए हम मतलब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरा मतलब है ना ये था, या मेरा मतलब इस बारे में है, या मैं इस बारे में इस मतलब को लेकर बात कर रहा हूँ। तो अपना मंतव्य, अपना अर्थ, अपना अभिप्राय या तात्पर्य दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है मतलब का, तो उस मतलब को मतलब न लिखकर मतलब लिख देंगे, उस वर्णों का उल्टा सीधा प्रयोग कर देंगे। मतलब वर्ण चारों जिस शब्द में दिए गए वर्ण है, प्रयोग उन्हीं का ही होगा, लेकिन वो कैसा करेंगे? उल्टा सीधा कर देंगे, उनका क्रम आगे पीछे कर देंगे, जिससे कि वो शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अब तो इस प्रकार की जो अशुद्धि कहलाएगी वो शब्द विपर्यय अशुद्धि कहलाएगी। अब अगला जो
जो मतलब अशुद्धि का प्रकार है या उच्चारण की अशुद्धता का जो दोष है वो किस प्रकार से है, तो वो है शब्दांश का विपर्यय। शब्दांश का, अब शब्दांश का विपर्यय क्या होगा? जैसे हम हिंदी हिंदी में व्यवहारिक व्याकरण पढ़ते हैं तो लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, या तो इन शब्द का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करने से हमारी भाषा शैली एक सुंदर एवं भावों की अभिव्यक्ति सुंदर प्रदान होती है, सुंदर रूप से होती है। तो साथियों, जैसे हम लिखा हुआ है शब्दांश का उल्टा सीधा प्रयोग, जैसे कि एक कहावत है कि मतलब किसी चीज़ में कमियां निकालते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियां निकाली जाती हैं, तो हम उन कमियों को निकालने के लिए उसमें मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना, जैसे वो गुरुजी तो गलतियां ऐसे कॉपी चेक करते हैं जैसे बाल की खाल निकालते हैं। तो अब बाल की खाल निकालने की जगह अब बाल की खाल ना बोलकर खाल की बाल निकालना बोल देंगे। बहुत से लोग अपने मुहावरों में, अरे आप तो बाल की खाल निकाल रहे हो, बाल की खाल निकालना सही शब्द है, लेकिन वो खाल की बाल निकाल रहे हो, वो गलत हो गया, उसकी अशुद्धि होगी। इसी तरह से मतलब बहुत सारे कि मतलब ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जिनका एक तोड़ मरोड़ कर उनका प्रयोग करना भाषा की अशुद्धि को और भाषा की दोष से संबंधित प्रकारों को दर्शाता है। अब अगला जो दोष हमारे समक्ष हैं वो है अशुद्ध समीकरण। अशुद्ध समीकरण मतलब किसी एक क्रम दे रखा है, एक समान रूप से क्रमिक दे रखा है, क्रमिक रूप में दिया हुआ है, तो उनका उस रूप में प्रयोग न कर कर एक अशुद्ध क्रम का प्रयोग करना अशुद्ध समीकरण यहाँ पर कहलाता है। वो किस प्रकार से है साथियों? जैसे कि हम बात करते हैं राजयोग के स्थान पर राजयोग का प्रयोग करना, जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में है या फिर पौराणिक शास्त्र में या फिर राजपुताने के समय जो जैसे प्रयोग करते थे पुरोहित हैं या फिर ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता होते थे कि आपकी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग की जगह वो राजयोग बोलते थे। ऐसी अशुद्धि हमें पौराणिक जैसे कि हम भाषा जैसे मानते हैं, जैसे ब्रज भाषा या आदि भाषा में देखते हैं कि योग की जगह उन्होंने योग का उपयोग किया है। जैसे कि हम सूरदास की जैसे कि भ्रमर गीत सार को देखते हैं, तो उसमें मतलब जो उद्धव के द्वारा बताया गया है, तो उद्धव ने वहाँ पर उस कवि उनका जो हठ योग है, हठ योग की जगह उन्होंने हठ जोग का प्रयोग किया है। जैसे कि सुनत जोग लागत है ऐसो, जैसे करुई ककरी, तो योग का प्रयोग उन्होंने जोग के रूप में किया है। तो वो परिपाटी चली आ रही है, तो वो तो उनकी काव्य दृष्टि से किया उन्होंने, लेकिन उसमें काव्य में चमत्कार लाने के लिए। लेकिन बहुत से लोग अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में या हिंदी भाषा का साधारण उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें योग की जगह योग उपयोग करेंगे, योगिनी की जगह जोगिनी, तो वो भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इस प्रकार के उच्चारणों से या इस प्रकार के दोषों से हमें बचना चाहिए। उसके बाद है अशुद्ध विषयीकरण। इसमें देखा है अशुद्ध विषयीकरण, मतलब अशुद्ध तो है लेकिन इसमें विषय के अंतर्गत है। विषयीकरण में मतलब विषय के एक क्रम में गलतियां कर रहे हैं। एक शब्द दिया हुआ है या कोई भी दिया हुआ है, जैसे शब्द दिया है हमें नवनीत, तो नवनीत को नवनीत न कहकर बहुत से लोग लवनीत कह देंगे, क्योंकि न का स्थान वो ल की तरह कोमल वर्णों में उपयोग कर लेंगे। तो उसको दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए जाते, या उनको दोषों को पहचान कर उनका कोई निदान नहीं किया जाता या उनका उपचार नहीं किया जाता। तो इस प्रकार के दोष उनकी वाणी में चलते रहते हैं, तो आगे चलकर एक परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो अध्यापक के द्वारा, उनके अभिभावक के द्वारा इस प्रकार के दोषों की पहचान करके उन्हें दूर किया जाना चाहिए। अब अगला जो दोष है हमारे समक्ष वो है प्रयत्न लाघव को लेकर। प्रयत्न लाघव से साथियों यहाँ पर मेरा अभिप्राय है कि प्रयत्न लाघव दोष वो कहलाएंगे जो किसी भाषा शैली में उच्चारण संबंधी प्रयास को नहीं किया गया है, या उच्चारण संबंधी प्रयास को बार बार नहीं दोहराया गया है, या अभ्यास उच्चारण संबंधी अभ्यास का उसमें अभाव रहा है, या उनको मतलब जानबूझ के नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है समय के अभाव में किया गया हो, या फिर
उन्हें एक मतलब लापरवाही के तौर पर भी दर्शाया गया हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रयत्न लगा मतलब आपके सामने रह जाते हैं। जैसे कि शब्द है, एक शब्द लिखा है मैंने, परमेश्वर। परमेश्वर मतलब परम पिता के लिए, ईश्वर के लिए, तो उसको बहुत से लोग किस तरह से उच्चारित करेंगे, प्रमेक्षर। प्रमेक्षर। अ और श और व दोनों संयुक्त वर्ण है, लेकिन उस वर्ण को मतलब परमेक्षर या परमेश्वर भी कह देंगे, परमेश्वर। व का तो लोप हो जाएगा वहां पर, तो ये क्या है, उस वर्ण का लोप कर लेंगे और वो कहलाएगा इस तरह की चीजें कहलाएगी कि इस तरह की मतलब जो उच्चारण संबंधी दोष कहलाएगी प्रयत्न लाघव, क्योंकि उसमें प्रयत्नों को मतलब हटा दिया गया, वहां से प्रयत्न का सही उपयोग मतलब न के बरोबर किया गया है, किया ही नहीं गया है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें मतलब उसकी शुद्धता की हिसाब से तो उसमें सही होता है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वहां पे उनको उन वर्णों का लोप कर दिया जाता है। अगला जो हमारे समक्ष है दोष है, वो है हकलाना। तो हकलाना साथियों, आप सभी इस से परिचित हैं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि हकलाना के अंतर्गत जैसे कि एक दोष, एक शारीरिक दोष भी है। जैसे इसमें र के स्थान पर ल का प्रयोग करना और र के स्थान पर ल का प्रयोग करना, तो बहुत जैसे ये मतलब ये जो दोष है ये मतलब एक शारीरिक दोष भी है, या बालकों में जो जो तुतलानापन होता है, तुतलापन होता है या तुतलाई भाषा होती है, उसमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे की वाणी का जो वाग यंत्र है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे सामने आता है कि हम देखते हैं कि बालक रक वर्ण का उपयोग न करके, प्रयोग शुद्ध रूप में न करके वो अल्लाह का प्रयोग करता है। तो जैसे किसी का नाम रवि है तो रवि न बोलकर उसे लवी बोलेगा, तो र का स्थान लब में करेगा। जैसे क का स्थान ट में करेगा, कहाँ जा रहे हो तो बोलेगा टहाँ जा रहे हो, इस तरह से बोलेगा, है ना। तो हमने देखा होगा, तो इस तरह के जो मतलब उपयोग है ये एक शारीरिक दोष के अंदर आते हैं। इसी तरह से मतलब अटक जाना भी आता है। जैसे कोई बालक हैं, बोलते बोलते मतलब कम से कम 15 से 16 सेकंड के लिए वो अटक जाता है, और जब उस मतलब विवरणात्मक रूप में वो उस शब्द विशेष का पूरी तरह से उच्चारण नहीं कर पाता है, तो वो कहलाएगा हकलाना। क्योंकि एक किसी बात को, किसी विचार को, किसी भी एक प्रभाव को, वाणी की, उसको एक प्रभाव के रूप में कहना एक अलग बात है, और उसके बीच में अटक जाना वो एक अलग बात है। तो अटक जाता है, वो इतनी देर के लिए अटक जाता है कि उसे कम से कम 15 से 16 सेकंड लगते हैं, तो ये एक हकलाना संबंधी दोष आता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो व्याख्यान में हमने दोषों के बारे में पढ़ा है, उससे तो फिर आज की इस वीडियो व्याख्यान में हमने 12 दोषों के बारे में अध्ययन किया। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।